डियर स्टूडेंट्स, पीपल रिसोर्सेज में क्वालिटी पॉपुलेशन के अंतर्गत एजुकेशन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर एजुकेशन कंटेंट से एक कुछ 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द लिटरेसी रेट्स of the population increased since 1951? 1951 से अब तक साक्षरता दर बढ़ी है। इसका आंसर देना है। तो एस, हाँ में आंसर होगा एस। The literacy rates of the population have increased from 18% in 1951 to 65% in 2001. 18% लिटरेसी रेट 1951 में थी और 2001 में 65% मीन्स ए इंक्रीज का इंडिकेशन है। प्रेजेंट टाइम में अगर लिटरेसी रेट देखें 2011 तक, क्योंकि 2011 तक जो है जनगणना हुई है, उसके बाद अभी नहीं हुई है, तो 2011 तक लिटरेसी रेट हमारी 74% हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो इस आधार पर इन द ईयर 2001 इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स। पर 2000 प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो इन द ईयर 2011 इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स। ये यहाँ पर आंसर होगा। हाउ लिटरेसी रेट इज़ हाई एमंग द मेल्स ऑफ इंडिया? इसका आंसर, it is because India is a male dominating country. Males are seen as earning members of the family, so they are provided with better opportunity to get education than female. मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है देन फैमिली के, क्योंकि मेल ही जो है फैमिली का मेन अर्निंग मेंबर होता है। और दूसरा कारण, पुरुष प्रधान मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण भी मेल की लिटरेसी रेट फीमेल से अभी तक ज़्यादा है। लेकिन पहले भी बताया और फिर से दोहरा रहा हूँ कि परिस्थितियाँ धीरे धीरे काफ़ी चेंज हो रही हैं। फीमेल भी एजुकेशन के क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई आर वोमेन लेस एजुकेटेड देन मेन?
उसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से घुमा दिया है। तो वोमेन आर नॉट एसोसिएटेड विथ अर्निंग मनी, जहाँ पर पुरुष परिवार के लिए एक प्रमुख अर्न करने वाला मेंबर है, वहीं पर महिला जो है उतनी अर्निंग मेंबर नहीं है। तो पहला रीज़न ये है एजुकेशन रेट वोमेन का कम होने का कारण। वोमेन आर नॉट एसोसिएटेड विथ अर्निंग मनी, दे आर कंसिडर्ड टू बी suitable for doing household works, hence they lag behind males in getting education. Fifth question, how would you calculate literacy rate in India? भारत में लिटरेसी रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो एक फार्मूला है, लिटरेसी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। लिटरेसी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। जितने भी शिक्षित लोग हैं उनमें टोटल पॉपुलेशन का भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो रेशियो आता है उसी को हम लिटरेसी रेट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपके लिए दिया गया है। अपने साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का डाटा कलेक्ट करने का, और उस डेटा के आधार पर आप जो है अगर कोई अंतर समझ में आता है तो उसको आप उस अंतर को शो ऑन करिए, उसको उजागर करिए। ये एक्टिविटी जो है स्वयं करने के लिए है। अब यहाँ पर वही दे रहा है, द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 to 74% in 2010 and 11, जिसको मैंने अभी बताया। लिटरेसी इज नॉट ओनली ए राइट, it is also needed if the citizen are to perform their duties and enjoy their right properly. However, a vast difference is noticed across different sections of population. Literacy among males is nearly 66.6% higher than female, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to the rural areas. Literacy rates vary from 93.9% in Kerala to 63% in Bihar. The primary school system has expanded to over 7.68 lakhs in 2004
and 5. Unfortunately, this expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. सर्व यहाँ पर ये आंकड़े दिए हुए हैं कि ऊपर जो आंकड़ा दिया हुआ उसको मैंने बताया, फिर नीचे ये केरल का आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ 93% दिया हुआ है, लेकिन अब केरल में 100% साक्षरता है, जबकि बिहार के लिटरेसी रेट 54% का डेटा दिया गया हुआ है। साक्षरता माने लिटरेसी प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। फिर भी जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच में व्यापक अंतर पाया जाता है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से अधिक गांवों में फैला हुआ है, परंतु अनफॉर्चुनेट ये है, दुर्भाग्य ये है कि स्कूल शिक्षा के इस विस्तार के बावजूद भी शिक्षा के लोअर स्टेज पर ही निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की जो दर है वो काफ़ी ऊंची है। पढ़ाई छोड़ने की जो दर है उसने शिक्षा के फैलाव को कमज़ोर किया, जबकि शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge course and back to school campus have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Mid-day meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutrition status. These policies could add to the literate population of India. सरकार के भी तरफ से कई प्रकार की योजनाएं, नीतियां और प्रचार प्रसार और जन जागरूकता अभियान जो है समय समय पर चलाया गया, जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना। बच्चे स्कूल ड्रॉप न करें, इसलिए जूनियर स्तर तक, प्राइमरी और जूनियर स्तर तक मिड डे मील योजना माने दोपहर में भोजन सरकार ने उपलब्ध कराया। साथ ही महिला शिक्षा के लिए बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, चलो स्कूल चले हम, इस प्रकार के अभियान से कुछ एजुकेशन के रेट में इंक्रीज
एजुकेशन रेट इंक्रीज हुआ है, माने पढ़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ पर 2011-12 के आंकड़े डेटा बता रहा है कि द 11th प्लान endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group to 15%. By 2011-12, the strategy focused on increasing SS quality, adoption of states specific curriculum, modification, vocationalization and networking on the use of information technology. The plan also focuses on distance education, convergence of formal, non-formal distance and IT education institution. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in number of college, universities, enrollment of students, and recruitment of teachers since 1951 to 2011-12। हालांकि अब जिस पंचवर्षीय योजना की ये बात कर रहा है तो योजना आयोग को ही डिसॉल्व कर दिया गया है, लेकिन जब तक देश में 5 इयर्स प्लान चल रहे थे उस समय के डेटा उसकी बात कर रहा है कि 10वीं योजना में की अवधि के अंत तक हायर एजुकेशन में जो हम हायर एजुकेशन में जो लोग जाते हैं 18 से 23 इयर्स के लोग, तो हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट में 6% से 11% तक की वृद्धि 2006-07 में करने का प्रयास किया गया। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता और राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना और टेक्निकल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज के कारण संभव हो पाया, जिसमें दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के फैलाव पर भी केंद्रित रहा। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उस शिक्षा देने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तथा यूनिवर्सिटीज़ में भी वृद्धि हुई है। 1951 से 2011 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की जो संख्या बढ़ी हुई है उसका यहाँ पर एक जो है टेबल दिया हुआ है। 1951 से 2011 और 12 तक, और इस टेबल के आधार पर, टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए 1950 और 51 में 750 हमारे डिग्री कॉलेजेस और 30 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 2,63,000
students and 24,000 टीचर्स। और सबसे लास्ट 2011-12 के आंकड़े को मैं बता दूं कि 31,324 डिग्री कॉलेजेस 50-51 में देखिए और फिर 11-12 में देखिए। और जहाँ 30 यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर 611 यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स का आंकड़ा नहीं दिया है। तो जब डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की संख्या में इतना वृद्धि हुई है तो बट नेचुरल है कि स्टूडेंट्स की भी संख्या बढ़ी होगी। इस टेबल के आधार पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपस में चर्चा करना है। क्वेश्चन पहला क्या है कि is the increase in number of college adequate to admit the increasing number of students? तो इसमें क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? वृद्धि तो पर्याप्त है, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है उस प्रकार से कॉलेजों की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ सिटीज़? क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? ये आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाने के पक्ष में हैं या नहीं हैं। थर्ड है, व्हाट इज़ द इंक्रीज नोटिस्ड एमंग द टीचर्स इन द ईयर 1998 एंड 1999? अब ये डेटा टीचरों की जितनी वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हुई। व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़? भावी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो सबसे बड़ी बात तो महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिस तरह से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, उन शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को वर्तमान जो दौर चल रहा है उस आधार पर उनको मॉडिफाई किया जाए। बाकी और भी जो विचार आपके इस प्रश्न पर हो सकते हैं, इसमें कोई रॉन्ग या राइट आंसर जो नहीं होता है, आपका जो विचार बनता है वही आंसर होता है। नेक्स्ट कंटेंट हमारा है सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट क्वालिटी पॉपुलेशन में, वो है हेल्थ। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी induced to employ people who might not work
efficiently as a healthy worker because of ill health। हेल्थ के इम्पोर्टेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, फर्म हो, वो अपना एम जो है प्रॉफिट का रखता है। ऐसे में कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉई नहीं रखती है जिसका स्वास्थ्य हेल्थ खराब हो, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं है वह काम करने में सक्षम नहीं होगा। The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness। An unhealthy person becomes a liability for an organization indeed health is an indispensable basis for realizing one's well-being। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। Our national policy too aims at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of population। Over the last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and has developed manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। कहने का अर्थ है कि हमारा कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टेरिटरी सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में जो है एक स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अनहेल्दी पीपुल किसी भी संगठन के लिए बोझ होते हैं। एक्चुअल स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य वेश है, आधार है। इसलिए जनसंख्या के स्वस्थ स्थिति को सुधारना किसी भी देश के लिए प्राथमिकता होती है और हमारा जो राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। जिन लोगों को
कमज़ोर हैं, जो लोग हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने प्रायोरिटी दिया और 5 लाख का हेल्थ बीमा ऐसे परिवार को सरकार ने दिया है जो किसी भी प्रकार से अस्वस्थ होने पर अपना इलाज करा सकें। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सर्विस के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। आगे हम हेल्थ पर नेक्स्ट डे फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।